नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ राजश्री धवाइत और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ जो देहरादून से है। तो बीजेपी में शामिल हो गए हैं कर्नल अजय कोठियाल। सीएम धामी और मदन कौशिक ने सदस्यता दिलवाई है। बीजेपी मुख्यालय में ज्वाइनिंग हुई है कोठियाल की और कई समर्थकों ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री चेहरा रहे कर्नल अजय कोठियाल ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। अब देहरादून में बीजेपी के प्रदेश कार्यालय पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल ने पार्टी की सदस्यता ली है। आपको यह भी बता दें कि कर्नल अजय कोठियाल ने 18 मई को आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया था और अजय कोठियाल आम आदमी पार्टी में करीब 13 महीने तक रहे। आपको यह भी जानकारी दे दें कि अजय कोठियाल ने फरवरी 2022 में गंगोत्री सीट से विधानसभा चुनाव लड़ा था और हार गए थे। वे तीसरे नंबर पर रहे थे। यहां से बीजेपी के सुरेश चौहान चुनाव जीते। अजय को सिर्फ 5000 ही वोट मिल पाए थे। कर्नल अजय कोठियाल भारतीय सेना में रहे हैं। उन्होंने पिछले साल 19 अप्रैल को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी। ठीक एक साल बाद उनका आम आदमी पार्टी से मोह भंग हो गया। कई बार हमारे जो फैसले होते हैं ना, हो सकता है वो जल्दबाजी में रहे हों, वो पूरी तरीके से सोचे हुए नहीं थे। और जब हमें लगा कि पार्टी का जो आम आदमी पार्टी का जो काम का जो तरीका है वो अपने नजरिए में वो शायद सही मानते होंगे, लेकिन वो तरीका ऐसा था कि हमारी नजर में उत्तराखंड की भलाई के लिए तो नहीं था। और ये सब सोच करके हमने आम आदमी पार्टी छोड़ दी। भारतीय जनता पार्टी जरूर, हम जब आम आदमी पार्टी में थे तो बोला जाएगा कि एक अपोनेंट, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कोई शक नहीं है, हमारा तो पूरा परिवार, हमारे जो बैकग्राउंड है, जो राष्ट्रवाद की जो भावना है, वो सारी की सारी इस पार्टी के साथ आज नहीं, जब से हम यहाँ आए तब से, जब से फौज में तब से मिलती है। और एक करेक्टिव मेजर के तौर पे हमने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी है एक कार्यकर्ता की तरह। और इस उम्मीद से सारी जनता को और सभी को ये मैसेज देना चाहते हैं कि एक अच्छे कार्यकर्ता की तरह हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ में हाथ मिला करके जो एक पार्टी के जो मुद्दे होते हैं, सिद्धांत होते हैं, काम के तरीके होते हैं, मैं और मेरी टीम जो पूरी आ रखी है साथ में, उसको अमल करेगी। चलिए अब बात कर लेते हैं चंपावत उपचुनाव की। तो चंपावत का उपचुनाव एक तरफा माना जा रहा है, लेकिन इसे दिलचस्प बनाने के लिए कांग्रेस ने अपने 100 तजुर्बेकार नेता और पदाधिकारियों की एक टीम तैयार की है। मुकाबला सत्ता में बैठी बीजेपी से है, लिहाजा कांग्रेसी टीम की प्रतिष्ठा भी दांव पर है। देखिए रिपोर्ट। चंपावत उपचुनाव में अब ज्यादा दिन नहीं रह गए हैं। बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता लगातार चंपावत में सक्रिय हैं। इस बीच कांग्रेस ने भी अपने करीब 100 नेताओं, विधायकों, पूर्व विधायकों, मंत्रियों और पदाधिकारियों की टीम चुनावी रण में उतार दी है, जिन्हें चुनाव का पुराना अनुभव रहा है। इसमें पार्टी के सभी 19 विधायक भी शामिल हैं। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और पूर्व सीएम हरीश रावत भी चंपावत में निर्मला गहतोड़ी के लिए वोट मांग रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का जो डर है वो इस तरीके की बातें करने पे भाजपा को मजबूर कर रहा है, क्योंकि आप देखिए कि मुख्यमंत्री जी जो प्रदेश के मुखिया हैं उनका चुनाव है और वो चुनाव लड़ रहे हैं वहां से, और वो जिस कैंडिडेट को डमी कैंडिडेट बता रहे हैं निर्मला गहतोड़ी जी, उनके सामने वो इतना डरे हुए हैं कि स्टार प्रचारकों की सूची है, पूरा सरकार से लेकर संगठन तक सब चंपावत में बैठे हुए हैं। वो महिला वहां की स्थानीय महिला है, वो महिला वहाँ के लोगों के सुख दुख में साथ खड़ी रहती है, वो वहाँ की स्थितियों को बेहतर जानती है। मुझे लगता है निर्मला गहतोड़ी जी पुष्कर सिंह धामी जी को हरा के खटीमा का जो इतिहास है उसे दोहराने का कार्य करें। वहीं दूसरी तरफ चंपावत में अपनी जीत को लेकर पहले से ही आश्वस्त बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस को सीएम के सम्मान में चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए था। अब अगर मैदान में उतर ही गए हैं तो कांग्रेस को अपना हश्र पता लग जाएगा। चंपावत विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के पक्ष में एक तरफा चुनाव की स्थिति है। कांग्रेस ना तो प्रत्याशी स्तर पर और ना ही संगठन स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के सामने कहीं टिक रही है। श्री धामी जो चंपावत से हमारे प्रत्याशी हैं, उन पर चंपावत की जनता और पूरे प्रदेश की जनता की विकास को लेकर नजरें हैं। तो चुनाव की स्थितियां कुछ इस प्रकार से हैं कि जहां एक और
भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ काम कर रही है, संगठित तौर पर काम कर रही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस में हताशा है, निराशा है और संगठन स्तर पर कांग्रेस कहीं दिखाई भी नहीं दे रही। बहरहाल चंपावत चुनाव धीरे धीरे चरम की तरफ अग्रसर है। बीजेपी अपने मजबूत संगठन के दम पर जीत का दावा कर रही है। ऐसे में कांग्रेस की विशेष टीम क्या गुल खिलाएगी, ये भी देखना दिलचस्प होगा। जनता टीवी के लिए नवीन शुक्ला की रिपोर्ट। चलिए अब बात कर लेते हैं यूपी विधानसभा और बजट सत्र की। तो विधानसभा की कार्यवाही चल रही है और कहीं न कहीं पक्ष और विपक्ष में नोकझोंक भी कार्यवाही के दौरान देखने को मिल रही है। इधर यूपी विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर आज चर्चा हुई। सदन में सीएम योगी आदित्यनाथ और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव मौजूद रहे। वहीं विधानसभा सत्र के दौरान पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने सवाल किया तो योगी आदित्यनाथ ने यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के सवालों के जवाब दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है। आपको रोका किसने? अगर ये आंकड़े सरकार नहीं मानती है तो सरकार ये बताए। और नेता प्रतिपक्ष इस बात को अच्छी तरह, जो प्रदेश में अराजकता के पर्याय थे, बहुत अच्छे ढंग से हो रही है। उत्तर प्रदेश में पहले भी। चलिए बात ज्ञानवापी मामले की। तो वाराणसी के मां श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी प्रकरण पर अगली सुनवाई जो है वो 26 मई को होगी। अब जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने यह आदेश दिया। कोर्ट ने सर्वे पर दोनों पक्षों को 1 हफ्ते में आपत्ति देने के लिए कहा है। अब अगली सुनवाई अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के रूल 7 ऑर्डर 11 के तहत प्रार्थना पत्र पर होगी, यानी मुकदमे की पोषणीयता पर सुनवाई होगी। आपको यह भी बता दें कि वकील ने, मुस्लिम पक्ष के जो वकील है, उन्होंने कहा था कि यह मामला सुने जाने योग्य नहीं है। अब मुस्लिम पक्ष का कहना था कि उपासना स्थल अधिनियम 1991 पर सबसे पहले सुनवाई हो, उसी पर 26 मई को सुनवाई शुरू होगी, तब मुकदमे की रूपरेखा तय होगी। ग्राफिक्स के माध्यम से भी हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ज्ञानवापी मामले पर अब तक क्या कुछ अपडेट है। 26 मई को अब तस्वीर साफ होगी, यानी कि अगली जो सुनवाई है उसके लिए 26 तारीख कमीशन की रिपोर्ट पर यह सुनवाई होगी। प्राथमिकता पर मुस्लिम पक्ष की याचिका पर यह सुनवाई होनी है। 26 मई को वाराणसी जिला कोर्ट में यह सुनवाई होगी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद जज ने यह नई तारीख दी है और वो नई तारीख है 26। सभी पक्षों को वीडियोग्राफी की जो कॉपी है वो भी सौंप दी जाएगी। आपत्ति दर्ज कराने के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया गया है। तो ऑर्डर 7 रूल 11 पर 26 मई को बहस होगी। आगे की सुनवाई की जो तस्वीर है वो 26 मई को साफ हो जाएगी। ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं ज्ञानवापी मामले पर अब तक क्या कुछ अपडेट है। इधर वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर विवाद जारी है। वाराणसी की ज्ञानवापी और मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद के मामले कोर्ट में है। कुतुब मीनार का मसला भी रह रहकर चर्चा में आ रहा है। अब आगरा के ताजमहल में बंद 22 बंद कमरों को खुलवाने की जो याचिका है उसे भी हाईकोर्ट में दाखिल किया गया था, जो खारिज हो गई थी। अब इन सब की वजह से बातें इतिहास की भी हो रही है। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन अवैसी ने ज्ञानवापी मामले को औरंगजेब से जोड़ने पर नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने ये भी कहा था कि बात अगर निकली है तो दूर तक जाएगी। अब अवैसी ने इतिहास और मुगल काल को लेकर फेसबुक पर पोस्ट किया है। अब असदुद्दीन अवैसी ने कहा है कि भारत के मुसलमानों का मुगलों से कोई रिश्ता नहीं है। अपने फेसबुक पोस्ट में असदुद्दीन अवैसी ने सवाल भी उठाए हैं। अवैसी ने यह सवाल किया है कि मुगलों से भारत के मुसलमानों का कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन ये बताओ कि मुगल बादशाहों की बीवियां कौन थी। अवैसी ने इससे पहले गुजरात के सूरत में एक रैली को संबोधित करते हुए ये भी कहा था कि बीजेपी पुष्य मित्र की ओर से तोड़े गए बौद्ध मंदिरों की बात क्यों नहीं करते। वहीं दूसरी तरफ अवैसी के बयान पर मौलाना सुफियाना निजामी ने पलटवार करते हुए कहा है कि मुल्क के हालात किसी से छिपे नहीं हैं और इस तरह की बयानबाजी से नफरतों का जो बाजार है वो गर्म किया जा रहा है। वहीं इस दौरान उन्होंने और भी क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। इस वक्त मुल्क के जो हालात हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं कि जिस तरीके से मुल्क में बयानबाजियों के जरिए से, भाषणों के जरिए से नफरतों के बाजार को गर्म किया जा रहा है। अपने ज़ाती मकासद को हासिल करने की कोशिश की जा रही है, अपने सियासी फ़ायदे को हासिल करने की कोशिश की जा रही है।
और ये बात भी वाज़ेह तौर पर कहना जरूरी है कि इन तमाम बयानबाजियों से न तो मुसलमान खुश होता है और न मुसलमान इसकी हिमायत करता है। ये वक्त ऐसा है कि जब मंदिर और मस्जिद के विवाद को कहीं न कहीं दो कम्युनिटीज के विवाद में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। इधर उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के 11 सदस्यों का कार्यकाल 4 जुलाई को खत्म होगा। इन 11 सीट के लिए 10 जून को होने वाले चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया आज से प्रारंभ हो गई है। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों में भी 10 जून को होने वाले चुनाव के लिए 31 मई तक नामांकन होगा। अब इसके बाद 1 जून को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जिसके बाद पात्र प्रत्याशियों को उच्च सदन में भेजने के लिए 10 जून से सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा। 10 जून की शाम को ही 5 बजे तक परिणाम आ जाएंगे। राज्यसभा की 11 में से 7 पर तो बीजेपी की जीत लगभग तय मानी जा रही है। बीजेपी 8वीं सीट के लिए भी कोशिश करेगा। इसके साथ ही संख्या बल के हिसाब से समाजवादी पार्टी को भी 3 सीट आराम से मिल सकती है। समाजवादी पार्टी का प्रयास राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी को राज्यसभा में भेजने का है। तो बीजेपी के 5, समाजवादी पार्टी के 3 और बहुजन के कुछ जो 31 मई को नामांकन दाखिल करेंगे। 1 जून को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 3 जून तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। इधर यूपी के नोएडा से लगे इलाके में जमीन से जुड़ी कथित खरीद फरोख्त का मामला देखने को मिला है। ये मामला जिसमें उत्तराखंड के अधिकारियों के तार भी जुड़ते नजर आए हैं। यूपी एसटीएफ ने इसकी जांच शुरू कर दी है। मामला सामने आने के बाद से हड़कंप है। उत्तराखंड की ब्यूरोक्रेसी में बवाल मचा हुआ है। इस मामले पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि पहले ही दिन से सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है और इस मामले में भी धामी सरकार किसी तरह की राहत देने का काम नहीं करेगी। दुष्यंत सिंह धामी जी अपनी दूसरी पारी को खेल रहे हैं। अगर ऐसा कुछ कहीं पे दिखाई देगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, चाहे कितना बड़ा ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हरिद्वार में गैंगस्टर यशपाल तोमर पर प्रशासन का शिकंजा कसने लगा है। जिला प्रशासन ने तोमर के एक और रिश्तेदार की करोड़ों की जमीन पर कुर्क की कार्रवाई की है। एसटीएफ ने यहां पर कार्रवाई की है। आपको बता दें कि गैंगस्टर के रिश्तेदार की करोड़ों की जमीन वो कुर्क की गई है। एसटीएफ ने जांच कर पूरी रिपोर्ट डीएम को सौंपी थी, जिसके बाद जमीन कुर्क करने के लिए डीएम कोर्ट ने आदेश दे दिए थे। अब आदेश के बाद तहसीलदार के नेतृत्व में टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि ये जमीन ज्वालापुर में जोर्स कंट्री के पीछे मौजूद है, जिसे यशपाल तोमर ने अपने रिश्तेदार के नाम पर खरीदी थी। एसटीएफ द्वारा एक मामले में इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा था। लैंड ग्रैबिंग से रिलेटेड इश्यूज थे और उसमें गैंगस्टर एक्ट के तहत डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के न्यायालय में उनके द्वारा सेक्शन 14 के तहत एक एप्लीकेशन दी गई थी, जिसमें एक भूमाफिया के विरुद्ध गिरोहबंदी अधिनियम के तहत कार्रवाई करने के लिए अपेक्षा की गई थी। और सेक्शन 14 में ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऊपर होता है कि फिर उस पर उसकी सीजर की कार्रवाई करते हैं। सारे तथ्यों को देखने के बाद इट्स एब्सोल्युटली ये लीगल मैटर, उसमें मैंने आदेश दिया था और उस प्रकरण में काफ़ी उसका इम्प्लीमेंट जो कुर्की की कार्रवाई थी हो गई थी। लेकिन हरिद्वार की एक प्रॉपर्टी थी ज्वालापुर में, लगभग 40 से 45 बीघे की लैंड है, उस पर कुर्की की कार्रवाई आज कर दी गई। उत्तराखंड में शराब की ओवर रेटिंग के खिलाफ छापेमारी अभियान लगातार जारी है। इसे लेकर लगातार मिल रही शिकायतों के बाद एक्शन लिया जा रहा है। शासन स्तर से सभी जिला आबकारी अधिकारियों को अभियान चलाकर ओवर रेटिंग पर लगाम लगाने के निर्देश दिए गए हैं। अब इसे लेकर आबकारी आयुक्त हरीश चंद सेमवाल का कहना है कि विभाग लगातार अभियान चला रहा है। जरूरत के हिसाब से हम कार्रवाई कर जुर्माना भी वसूल रहे हैं। साथ ही जो हर बार इस तरह के काम कर रहा है उन्हें कड़ी चेतावनी भी दी जा रही है। जितने भी जगहों से मदिरा के संदर्भ में ओवर रेटिंग की शिकायतें आ रही है, सभी जनपद के हमारे अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं कि वो स्पेशली हर जगह पे निगरानी रखें और समय समय पे दुकानों का निरीक्षण करते रहें और अगर लापरवाही उनकी संज्ञान में आएगी तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। पिछले दिनों हमने इसी संबंध में जनपद के सभी अधिकारियों की मीटिंग करके सख्त निर्देश दिए हैं और हमारा जो टोल फ्री नंबर है उसको भी सक्रिय किया गया है ताकि कहीं किसी जनता को संबंध में शिकायतें हैं तो उस पर दर्ज करा सकें। चलो अब नजर डाल लेते हैं 5 मिनट में 25 अहम खबरों पर। औरैया में अज्ञात कारणों से कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई। लाखों का सामान जलकर राख। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया जा सका काबू।
रायबरेली में मामूली बात को लेकर 2 गुटों में हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। लखीमपुर खीरी में आकाशीय बिजली का कहर, आकाशीय बिजली गिरने से 2 बच्चों समेत 3 जानवरों की मौत। अलीगढ़ में शराब की दुकानों पर बाइक सवार लोगों ने की लूट, घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। तीनों दुकानों से करीब 4 लाख रुपए की नगद लूट और मामले की जांच में जुटी पुलिस। अमेठी में स्वास्थ्य केंद्रों पर बदहाल व्यवस्था से परेशान महिलाओं का विरोध प्रदर्शन, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर दवा के नाम पर वसूली करने का आरोप। सुल्तानपुर में पंचायत सचिव का असलहे से फायरिंग करते वीडियो वायरल, असलहा चलाने की ट्रेनिंग के अंदाज में हो रही फायरिंग। अलीगढ़ के एएमयू में पीएचडी की छात्रा ने खाया जहर, कॉलेज के सुपरवाइजर पर उत्पीड़न का आरोप, जांच के लिए वीसी ने किया कमेटी का गठन। बदायूं में प्राइवेट अस्पताल में मिली भगत और कमीशनखोरी के चलते डिलीवरी कराती पकड़ी गई आशा वर्कर। हल्द्वानी में मानसून को लेकर मौसम विभाग ने जारी किए निर्देश, 48 घंटे के लिए किया गया ऑरेंज अलर्ट जारी। अंबेडकर नगर में नगर पंचायत ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान, सड़क किनारे अवैध दुकानों को हटाया गया। रामनगर में काबे टाइगर रिजर्व में 25 महिला जिप्सी चालकों को वाहनों का इंतजार, ट्रेनिंग के 8 महीने बाद भी महिलाएं बेरोजगार। गोंडा में भुगतान न मिलने से नाराज आशा कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, 5 महीने से बिना भुगतान के काम कर रही हैं आशा कार्यकर्ता। केदारनाथ में मई महीने में हो रही दिसंबर जनवरी वाली बर्फबारी और बारिश से प्रभावित हो रही केदारनाथ की यात्रा। कुशीनगर में टीआई ने किया अवैध अतिक्रमण, तहसीलदार ने टीआई पर लगाई 7,000 की पेनाल्टी, 200 वर्ग मीटर चक मार्ग पर पक्का निर्माण करने का आरोप। नोएडा के एसजेएम अस्पताल में बच्ची की मौत होने पर परिजनों ने लगाए डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही के आरोप, परिजनों का आरोप डॉक्टर के गलत इंजेक्शन से बच्ची की मौत। संभल में गाली गलौज करने को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट, दबंगों ने महिला को जमकर पीटा, महिला के साथ मारपीट का वीडियो वायरल। अमेठी में अज्ञात वाहन ने साइकिल सवार युवक को मारी जोरदार टक्कर, हादसे में युवक की मौत। अलीगढ़ में अवैध अतिक्रमण, दुकानदारों ने सड़क के दोनों तरफ किया था अवैध कब्जा, प्रशासनिक अधिकारियों ने पुलिस बल के साथ पहुंचकर अवैध अतिक्रमण पर चलवाया बुलडोजर। ललितपुर में मुख्यमंत्री के आदेश के बाद भी शहर से अवैध स्टैंड डग्गामार बसों पर कोई कार्रवाई नहीं, शहर के मुख्य चौराहों पर जाम की स्थिति। एटा में खुलेआम मंडराता मौत का साया, मगरमच्छ मौत बनकर दे रहे पहरा, 1 साल में 2 मगरमच्छों की दहशत में है पूरा गांव। आगरा में ससुर ने महिला को घर में अकेला देख की छेड़छाड़ का विरोध करने पर ससुर ने महिला के साथ की मारपीट, पीड़ित ने थाने में दी तहरीर। हमीरपुर में हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से झुलसा युवा, घायल को इलाज के लिए अस्पताल में करवाया गया भर्ती। बाराबंकी में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बदहाल, मोबाइल टॉर्च जलाकर डॉक्टर कर रहे इलाज। हरदोई में 8 साल की मासूम के साथ रेप, सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले को जांच में लिया, आरोपी गिरफ्तार। बांदा में अपहरण की गई बेटी को खोजते खोजते मां हुई हताश, पीड़ित मां ने पुलिस अधीक्षक के चौखट पर पहुंचकर लगाई न्याय की गुहार। चलिए अब नजर डाल लेते हैं कुछ खबरों पर विस्तार से। तो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार विधानसभा में 26 मई को बजट पेश होना है। करीब 6.5 लाख करोड़ के बड़े बजट से आम जनता की बड़ी उम्मीदें बंधी हैं। हमने जब आम जनता से बजट सत्र को लेकर बातचीत की तो उनके अलग अलग राय देखने को मिली है। देखिए हमारी एक खास सेगमेंट में सुनिए वित्त मंत्री जी कि जनता आपसे क्या कुछ गुहार लगा रही है। बहुत उम्मीद है और इससे पहले भी उन्होंने काफ़ी अच्छे काम किए हैं, अभी भी अच्छे काम कर रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर को लेके। और वैसे भी जो उनके कोई भी ऑर्डर निकलते हैं सब समाज के लिए निकलते हैं। और बजट में क्या थोड़ी महंगाई जड़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, इसके लिए इनको कंट्रोल के लिए कुछ कदम उठाने चाहिए जैसे आम जनता को इसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़े। और जो ये गवर्नमेंट है इसको ये भी चाहिए कि जैसे कोई बड़े बड़े मुद्दे उठते हैं उनको इस तरह से, वैसे उन्होंने कभी भी इस तरह से मुद्दे को उठे हैं तो उन्होंने उसको लोगों से दबाया गया और मतलब समझाया गया कि कोई इस तरह नहीं, वो भी बात अच्छी लगी। लेकिन बजट से ये कि इनको गरीब लोगों को देखते हुए ऐसे इनको नियम बनाने चाहिए जिससे आम जनता परेशान नहीं हो। योगी सरकार का जो बजट चल रहा है वैसे तो योगी सरकार जनहित में काम कर ही रही है, मगर आशा है कि वो इससे भी अच्छा मध्यम वर्गीयों के लिए बजट लेके आएगी। अभी पेट्रोल पे पैसे कम किए हैं, वैट कम किया है सरकार ने, केंद्र सरकार ने, यूपी सरकार ने भी कम किया है। तो योगी सरकार जो भी है कुल मिला के अच्छा काम कर रही है
और बजट भी बहुत बढ़िया लेके आएगी। मेन खास वो मध्य वर्गीयों का ख्याल रखेगी इस बार इस बजट के अंदर। ये चाहते हैं कि इस बजट से टूरिस्ट जो लॉकडाउन में जो लॉस झेला है, हम योगी सरकार से यही चाहते हैं कि टूरिस्ट के लिए योगी सरकार कुछ सहायता करे, इसको बढ़ावा दे, जिससे कि हमारी जो लॉस हुई है उससे हमारी पूर्ति हो। जो पेट्रोल और डीजल का जो भाव है वो सरकार को उतारना चाहिए, जिससे कि महंगाई कम हो और जनता पर कम बजट पड़े। हमारी पहली एक्सपेक्टेशन तो ये है कि जैसे जो पेठा उद्योग आगरा में जो बसा हुआ है, ये इसको काफ़ी ज़्यादा मार पड़ी है कोविड की। अभी तक लोग रिकवर नहीं कर पाए। काफ़ी सारे कारखाने कोविड के टाइम पे जो बंद हुए तो दोबारा नहीं खुले। उसके बाद एक चीज़ है कि जो यहाँ पहले ईंधन यूज़ होता था वो कोयला यूज़ होता था, जो कि बहुत सस्ता था। अब गैस यूज़ हो रही है, गैस बहुत महंगी है। यहाँ ग्रीन गैस भी आ गई है, पाइप गैस है वो, मगर वो महंगी बहुत है। अब क्या हो रहा है कि यहाँ से लोग पूरा पलायन कर रहे हैं व्यापार। जो लोग हैं वो आगरा की बाहर पेठा बनाते हैं, सस्ता पड़ता है, तो यहाँ से लोग चले जाते हैं बाहर बनाने के लिए, और बाहर सस्ता पड़ता है तो लोग बाहर से खरीद लेते हैं। आगरा के व्यापारियों को कॉस्टिंग में बहुत दिक्कत आ रही है। तो बजट में हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि जो आगरा का जो पेठा व्यापार है इसके लिए गैस में सब्सिडी दी जाए।